नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और आज हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला भी बने रहेंगे, अविनाश सैनी भी। और बड़ा मुद्दा है हरियाणा के नजरिए से देखें तो आज पूरा दिन जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से सुबह सुबह खबर आई कि जो इस्तीफा दे दिया है पूरे मंत्रिमंडल ने, और उसके बाद शपथ समारोह और यहाँ से एक किस्म से मनोहर लाल खट्टर की छुट्टी, और इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। सवाल यही है कि एक दरी पर सोने वाले मित्र ने क्यों कर दिया खट्टर का बिस्तर गोल, इस पर हमारा फोकस रहेगा। इसके पीछे की पटकथा क्या रही, किस तरीके की स्टोरी इनसाइड जो स्टोरी रही वो क्या रही, और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे हरियाणा की पॉलिटिक्स में। प्रद्युमन भाई, सबसे पहला रिएक्शन क्या है आपका? कल तक तो देखो तारीफ कर रहे थे कल तक तो तारीफ कर रहे थे कि हम तो एक ही बिस्तर पर सोते थे, एक ही बाइक पर घूमते थे मनोहर जी। ऐसा लग रहा था कि आगे की बागडोर भी इनके हवाले कर देंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन अगले दिन तो कुछ और उल्टा हो गया। ये एक सच्चाई है डॉक्टर साहब। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जब भी किसी नेता की तारीफ करते हैं तो उसका अगले दिन या उसके कुछ समय बाद उल्टा ही हो जाता है। इसके अलावा पिछले कई सालों से हम एक चीज और देख रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता जो बात बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं। जिस चीज की कभी कोई कल्पना नहीं करता, उस तरह के फैसले जब से नरेंद्र मोदी जी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य रूप से केंद्रीकृत पार्टी हुई है मोदी जी के, तब से लेकर के और आज तक लगातार पिछले 10 साल में लगातार अप्रत्याशित फैसले जो है नरेंद्र मोदी ने लिए हैं, और ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी कल्पना कोई आदमी कर नहीं सकता। मैं पहले भी बार बार कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 ही आदमियों को पता है, उनमें भी एक नरेंद्र मोदी को पूरा और आधा अधूरा अमित शाह को। उसके अलावा जितने बाकी नेता हैं वो सिर्फ एक तरह से अनुमान लगाते हैं, राजनीतिक कयास लगाते हैं। वो कभी अगर सही बैठ गए तो वो तीर लग गई, और अगर गलत बैठ गए तो वो तुक्का हो गया। बाकी आज का जो ये फैसला था, इतना तो निश्चित था कि ये किसी ना किसी दिन होना है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये लोकसभा चुनाव के बाद होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चेंज किया जा सकता है, लेकिन पिछले एक जो हमारा लाइव था उसमें भी हमने लगभग 2-3 महीने पहले एक चर्चा की थी कि लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर जी को करनाल पार्लियामेंट से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। इसकी संभावनाएं पिछले कई दिनों से चल रही थी, और मेरा तो ऐसा मानना था कि उनको करनाल की बजाय रोहतक से चुनाव लड़ाना चाहिए, ताकि एक तो उनका खुद का गृह जिला हो जाएगा, और दूसरा जो दीपेंद्र हुड्डा या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के सामने आज के दिन उनसे बड़ा और कोई नेता प्रदेश में उस नहीं था। तो मनोहर लाल खट्टर जी अब भी करनाल की बजाय अगर रोहतक से ज्यादा चुनाव लड़े तो और ज्यादा दिलचस्प चुनाव होगा। बिल्कुल। दूसरा, लेकिन जिस तरीके से जहां तक नायब सैनी की बात है, नायब सैनी प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जिन पर लगभग जो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश का जो कैडर है वो सहमत है, और उसका कारण हमने ये देखा कि जो ही उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ओम प्रकाश धनखड़ को हटा करके बीजेपी में के कार्यकर्ताओं में, उसके नेताओं में एक नई एनर्जी आई। और जिस तरह से नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी लोगों से एक साधारण नेता, एक साधारण कार्यकर्ता की तरह ही मिले। इस दौरान मैं भी लगभग 10-15 बार उनसे मिला प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी, तो उनका जो व्यवहार, जो उनका रवैया, वो कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी कोई बदला नहीं। जबकि यही पद जब ओम प्रकाश धनखड़ जी को मिला तो ओम प्रकाश धनखड़ जी का रवैया, उनका व्यवहार लगभग बदला हुआ नजर उस दौर में आया। तो ऐसा लग रहा था कि नायब सिंह सैनी के जरिए बैकवर्ड कार्ड भारतीय जनता पार्टी कभी भी खेल सकती है जी। लेकिन हमारे साथ अविनाश जी एक बात बताइए कि जो ओबीसी को साधा है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी देखा आपने, राजस्थान, और अब यहाँ पर जो ओबीसी को साधने, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई कि ओबीसी का, वो बार बार कह रहे कि ओबीसी के बारे में क्या किया, तो क्या उसी का नतीजा आप समझते हैं कि आज जो निर्णय लिया गया बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री जो रिप्लेस किया गया सैनी के तौर पर, तो वो उसी का एक कारण है? बिल्कुल अनुज, ये बिल्कुल सही बात है कि एक प्रेशर था
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और ये जो आगे हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है और खासतौर पे लोकसभा चुनाव जो है, इसमें भी एक संदेश बीजेपी देना चाहती थी। खासतौर पे हरियाणा के 7 जो लगते जिले हैं, जो स्टेट है, राजस्थान है, यूपी है, वहां भी ये संदेश देना चाहती है कि वो ओबीसी जो है वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी ओबीसी के साथ है। तो दूसरी बात, अगर हम हरियाणा की बात करें और नायब सिंह सैनी की बात करें, तो ये जो जीटी रोड बेल्ट है, यहाँ पे पिछले चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और लेकिन अभी ये लग रहा था कि उसके वोट जो है वहां पे घट रहे हैं। खासतौर पे किसान आंदोलन का जो असर है जीटी रोड बेल्ट पे, वो पड़ा है, और इसलिए ये है कि जीटी रोड बेल्ट को साधने का काम नायब सिंह सैनी के थ्रू किया गया है। और ये एक सैनी वैसे तो कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं डालते, लेकिन 8% के आसपास सैनी है, तो ये भी है। और कुछ खासतौर पे ऐसे वो है, बिल्कुल सीट है जहाँ पे वो प्रभावशाली है। जी, तो एक आपको क्या लगता है कि अब पार्टी में कोई बूस्ट आएगा, या फिर जिस तरीके से यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुई है तो कहीं ना कहीं जो पंजाबी तबका है तो उसमें भी नाराजगी दिखेगी? आपको क्या लगता है प्रद्युमन भाई? देखो, अभी एक बहुत बड़ी बात ये है कि प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का कौन बनता है, क्योंकि जो ही नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर बने, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है। दूसरी बड़ी बात, जो ही मनोहर लाल जी को हटाया गया है, उसके बाद नायब सिंह सैनी को बनाया गया, तो एक बहुत बड़ा खेमा, चाहे वो राव इंद्रजीत के समर्थक हों, क्योंकि उनको भी एक बड़ी उम्मीद थी कि जिस दिन भी मनोहर लाल खट्टर जी हटेंगे उस दिन राव इंद्रजीत की बारी आ सकती है। दूसरा, एक बहुत बड़ा तबका कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में भी था कि कृष्णपाल गुर्जर का नाम आ सकता है। एक बहुत बड़ा तबका इस बात में भी जो रहा था कि बीजेपी जब कभी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाएगी तो किसी जाट चेहरे पर दांव खेला जा सकता है, जिसमें जयप्रकाश दलाल, आचार्य देवव्रत, जो राज्यपाल हैं, महामहिम हैं, इन तमाम नेताओं के उसमें बार बार नाम उठ करके आ रहे थे। इसके अलावा अगर किसी एससी समुदाय से या किसी अग्रवाल समाज से भी 1-2 नाम चले थे, लेकिन अब वो सारी चीजें तो एक तरह से जो है कल्पना से परे हो गई हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूं तो है नहीं कि अब अगले जो 6 महीने का कार्यकाल है इसमें भी मुख्यमंत्री बदल दें, लेकिन ये बीजेपी है, बदल सकती है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। एक स्टेट में पीछे हमने देखा था कि 1 साल में 3 सीएम बदल दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में। लेकिन असली कहानी अब ये है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जो रहे मनोहर लाल खट्टर, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए काम करेंगे, या वो लोगों के साथ मेल मिलाप, जो लगाव, जिस तरह का उनका व्यवहार जब वो विधायक थे और सांसद थे तब रहा, वैसा ही रहेगा, तो निश्चित रूप से एक बूस्ट पार्टी को मिल सकता है। लेकिन अगर ये जो बड़े नेता हैं वो कोई इस तरह का मैसेज देने में कामयाब हो गए अपने कार्यकर्ताओं को कि अब हमारी यहाँ कोई दाल गलने वाली नहीं है, तो हो सकता है इसका नुकसान भी पार्टी को हो जाए। ये अगले 2-4 दिन में जो जीटी रोड बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो अनिल विज तो मीटिंग से बाहर निकला है वो, तो अब तो उन्होंने अपना जी मैं एक बात मानता हूं डॉक्टर साहब, अनिल विज की भी मैं इसमें कोई बहुत बड़ी गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर मोस्ट नेता हैं उनमें शामिल हैं, और लगातार एक इतने बड़े नेता को पार्टी दरकिनार करती रहे। ठीक है, उनको होम मिनिस्टर पार्टी ने बनाया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया, लेकिन अब वो पहले मनोहर लाल जी के नीचे मंत्री रहे, अब नायब सिंह सैनी के नीचे मंत्री रहे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनके लिए भी उचित होगा। इसमें एक बीच का रास्ता उनके लिए पार्टी निकाल सकती है, और वो बीच का रास्ता है विधानसभा के स्पीकर का। अगर उन जैसे व्यक्तित्व के नेता को विधानसभा का स्पीकर बना दिया जाए तो कोई एडजस्टमेंट हो सकती है। दूसरी एक कड़वी सच्चाई और मैं आपको बताऊं, जो बड़ी कड़वी है, और वो ये है कि अनिल विज का पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई खुद का बहुत बड़ा जो है वोट बैंक खुद का नहीं है, वो केवल अंबाला के नेता हैं। ठीक है, वो जब मंत्री रहे तो उन्होंने कई लोगों को सस्पेंड किया, कहीं छापे मारे, कहीं कुछ किया, तो एक ऐसी छवि उन्होंने जरूर बनाई कि सरकार के ये बड़े एक्टिव मंत्री हैं,
लेकिन उसके बावजूद उनका पूरे हरियाणा प्रदेश में अपने दम पर कोई वोट बैंक मुझे नहीं लगता है अम्बाला को छोड़ करके। और अगर उसको मंत्री ना बनाने का भी कोई नुकसान पार्टी को होगा तो वो भी केवल अम्बाला जिले में या अम्बाला के आर पार के क्षेत्र में ही हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जो नाराजगी है दूसरे खेमे में भी, और कह रहे थे कि कल जो घटनाक्रम शुरू हुआ तो कईयों ने अपने कुर्ते पजामे की अपना प्रेस करवा ली थी और वो सोच रहे थे कहीं ना कहीं चूत उनका भी बैठ सकता है, तो नाराजगी तो होगी सीधी सी तौर पे। नहीं, ये तो नेचुरल बात है। देखो, जो ही नया मंत्रिमंडल बनाया, पहली बात तो ये है कि उस मंत्रिमंडल में उन्होंने मात्र 5 लोगों को जो है मंत्री की शपथ दिलाई, और वो 5 ऐसे थे जो कि पिछली कैबिनेट में भी कैबिनेट मंत्री थे, और उसमें जो कुछ नाम ऐसे थे जो बिल्कुल अप्रत्याशित रहे, जिनमें एक तो मैं हिसार के जो विधायक है डॉक्टर कमल गुप्ता, उनका नाम ना होना, इसको मैं एक बहुत बड़ी चीज मानता हूं, क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता का पीछे एक बार मुख्यमंत्री के लिए भी जो है अखबारों में और मीडिया में नाम चल पड़ा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो निजी ओपिनियन है, कि भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को बड़ा मानता है, जो अपने आप को ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं, उसके पल्ले कुछ नहीं छोड़ते, उसको कुछ नहीं मिलता। चाहे वो हमने ये आज देख लिया, चाहे वो डॉक्टर कमल गुप्ता हो जिनकी इस तरह से छुट्टी हुई, चाहे वो अनिल विज जी हो, बेशक वो मीटिंग से बाहर चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को एक सामंजस्य उनमें बनाना चाहिए था। इसके अलावा जो कई चेहरे ऐसे थे कि इस कैबिनेट में किसी महिला को भी जगह नहीं मिली। एक युवा विधायक ऐसे भी थे जिनके समर्थक पूरे दिन से उनको उप मुख्यमंत्री का पद से नवाज रहे थे बार बार, और ये कह रहे थे कि भव्य बिश्नोई को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जो कि कोरी कल्पना, एक तरह से जो चंदा मामा की कहानियां हैं उस तरह की कहानी थी, क्योंकि एक ऐसे युवा को उप मुख्यमंत्री बनाना मैं तो नासमझी ही मानता हूँ। मनोहर कहानियां थी। जी जी, मनोहर कहानियां ही थी वो। और इसके अलावा जी, इसमें एक सवाल ये उठता है, इसमें प्रद्युमन भाई और आपसे दोनों से करूंगा कि इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं अपने तरीके से, कि मनोहर लाल को ये वक्त था कि अब हटा दिया जाए और चुनाव सर के ऊपर है, कभी भी अब कोड लग सकता है, तो स्टोरी क्या है पीछे की? देखो, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह की जोड़ी है, वो लगातार ग्राउंड जीरो के सर्वे के आधार पर और विभिन्न जो उनकी एजेंसियां हैं उनके आधार पर इनपुट लगातार मंगवाती रहती हैं। पिछले काफी महीनों से हरियाणा प्रदेश में भी लगातार कई एजेंसियां सर्वे कर रही थी, कुछ साथी उनमें मुझसे भी मिले थे, और लगातार उसका निचोड़ एक ही आ रहा था कि हरियाणा प्रदेश में मोदी जी की खिलाफत नहीं, यहाँ खट्टर साहब की खिलाफत है। यहाँ के लोग खट्टर साहब की जो नीतियां हैं उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, और अगर बीजेपी कहीं हारेगी तो वो खट्टर साहब की वजह से ही हारेगी। ये लगातार, और ये जब हम भी फील्ड में जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि मोदी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन खट्टर साहब सही काम नहीं कर रहे। और इसका एक जीता जागता प्रमाण ये है कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती और 79 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में आगे रही। और उसके सिर्फ 5-6 महीने के बाद ऐसे हालात बने कि खट्टर साहब 40 सीटों पर आ गए, और उन 40 सीटों में भी कई सीटें तो बहुत कम मार्जिन से जो है उनके कैंडिडेट्स जीते, और बड़े बड़े चेहरे जो है उनके हारे, बड़े बड़े मंत्री सरकार के हारे। उसके बाद जो उपचुनाव हुए, चाहे वो बड़ौदा का बाई इलेक्शन हो, उसमें बुरी तरह से हारी भारतीय जनता पार्टी, एलनाबाद का बाई इलेक्शन हो, वहां बुरी तरह से हारी भारतीय जनता पार्टी, और जो आदमपुर का उपचुनाव था उसमें कांग्रेस से ये गलती मैं समझता हूं कि उन्होंने एक भारी प्रत्याशी वहां से चुनावी मैदान में उतारा, वरना तो यहां भी परिणाम कुछ और ही हो सकता था। तो लिहाजा खट्टर साहब से बड़ी नाराजगी जो लोगों में चल रही है, ये तो होना ही था, और ये लोकसभा चुनाव से पहले हो गया तो इसका भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा भी हो सकता है। जी अविनाश जी, 9.5 साल तक जिस आदमी ने कुछ किया नहीं, जो रिपोर्ट्स आप कह रहे हैं कि उस आधार पे किया होगा, और 6 महीने में ऐसा क्या कर देंगे कि सारी चीजें जो 9.5 साल में नहीं हो पाई और 6 महीने में हो सकता है संभव कि नतीजे पलट जाए, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे सहमत हूँ बिल्कुल कि जो 9.5 साल का टाइम है उसमें जो सरकार के प्रति असंतोष बनता है,
वो भी इस सरकार के प्रति था, और खास तौर पे मनोहर लाल खट्टर के प्रति था। कानून व्यवस्था की बात करें या नौकरियों की बात करें या विकास की बात करें, तो बहुत सारे मुद्दे थे। और वो जो लोकल लेवल पे जब चीजें सिमटती हैं, जब अपनी अपनी विधानसभा, अपने अपने शहर में जाके चीजें देखते हैं लोग, तो वहां पे कोई बहुत ऐसा काम किया हुआ नजर नहीं आ रहा था जिससे कि सरकार के प्रति एक बहुत अच्छी छवि लोगों के मन में बने। तो इस वजह से एक तो ये बात रही है। और दूसरी बात, जिस जेजेपी के साथ मिलके अभी तक सरकार चल रही थी, तो जेजेपी को भी अपने से अलग करना वो जरूरी हो गया था कि जेजेपी के साथ रह के अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को नुकसान था। अभी जेजेपी अलग चुनाव लड़ेगी तो इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है। और क्योंकि जो जाट वोटर्स है, जो जनाधार है जेजेपी और कांग्रेस का, वो लगभग एक जैसा था, तो उसमें कोई सेंध इधर लग सकती है और बीजेपी को फायदा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जहां तक नायब सिंह सैनी की बात है, वो ये बीजेपी ऐसा प्रयोग करती रही है। गुजरात में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, दूसरे राज्यों में भी बीजेपी ऐसा प्रयोग एकदम से चुनाव से पहले करती है। कहीं सफल भी होता है और कहीं पे वो असफल भी साबित होते हैं। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो खुद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे, हालांकि पार्टी जीत गई थी। तो यहाँ तो ये भी हो सकता है कि जिस तरह से नाराजगी है, अनिल विज की नाराजगी है, और अभी जैसे जो दूसरे वो थे नेता थे जो मुख्यमंत्री बनने के लिए कुर्ता पजामा सिलवाए बैठे थे या इंतजार में बैठे थे कि खट्टर जब हटेंगे तो उनका नंबर पड़ सकता है। आपने नाम लिया राव इंद्रजीत जैसे बड़े नेताओं का, तो उनकी नाराजगी जो है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होगी। और पंजाबी समुदाय, जो जाट समुदाय के बाद सबसे बड़ा समुदाय है हरियाणा में, उस पर भी असर पड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर नायब सिंह सैनी बहुत संभल के नहीं चलते हैं, बहुत सोच विचार करके काम नहीं करते हैं, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं करते हैं सरकार के स्तर पे कामों के लेवल पे, तो वो कहीं पंजाब में जो कांग्रेस ने जो बदलाव किया था और चन्नी को बनाया था, तो वो हरियाणा के चन्नी भी कहीं साबित ना हो जाए। तो ये भी एक खदशा है। तो इसलिए नायब सिंह सैनी को बहुत संभल के, सबको साथ लेके, जो रूठे हुए लोग हैं उनको मना के आगे चलना होगा। कोई ऐसा काम जरूर उनको करना होगा जिससे ये लगे कि ये सरकार मनोहर सिंह वाली सरकार नहीं है, उससे अलग सरकार है, उससे अलग फैसले ले सकती है, स्वतंत्र तौर पे फैसले ले सकती है। इसमें अविनाश भाई, जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ा है, जिस तरीके से फोटो को लेकर काफी दिक्कतें हैं, परिवार पहचान पत्र को लेकर काफी दिक्कतें हैं, और बीच में चुनाव आ गए, अब कितना क्या होगा वो देखेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि प्रद्युमन भाई की जो हरियाणा की पॉलिटिक्स है उसका डीएनए चेंज कर रही है बीजेपी, ये एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी ना केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि अलग अलग राज्यों में लगातार इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है। ये एक्सपेरिमेंट मुख्यमंत्री के तौर पर, केंद्र के मंत्रियों के तौर पर, प्रदेश के मंत्रियों, सांसद और एमपी एमएलए की टिकट देते समय भी करती रहती है। पीछे जब नरेंद्र मोदी जी ने एक बार अपनी कैबिनेट का विस्तार किया तो उन्होंने एक ऐसे बिल्कुल साधारण से एक शख्स को जो है मंत्री बनाया था, जो पेड़ पौधे लगाता था, जिसका एक बहुत बड़ा पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ा नाम था। और जब उनको मंत्री बनाया गया तो इस तरह की बातें की गई कि ये बहुत बड़ा समाज सेवी है, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन वो पूरी तरह से फेलियर रहा। तो हो सकता है नायब सिंह सैनी के तौर पर उन्होंने जो ये एक तरह से जुआ खेला है अभी लोकसभा चुनाव से ठीक जस्ट पहले, ये कितना कामयाब हो पाता है, इसमें एक सबसे बड़ा जो बात है वो अगले 3-4 दिन में ही क्लियर हो जाएगी। और वो बात ये है कि जब वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, वो किस तरह के लोगों को उस मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। क्योंकि पिछला जो मंत्रिमंडल मनोहर लाल जी का था, उसमें बहुत से ऐसे मंत्री थे जो सिर्फ अपने अपने हल्के के ही मंत्री बनकर के सीमित रह गए थे। मंत्री होता है वो पूरे प्रदेश का होता है। आधा दर्जन से ऊपर ऐसे मंत्री उस सरकार में थे जो अपने इलाके के अलावा कहीं जाते ही नहीं थे। कोई सरकारी कार्यक्रम में ड्यूटी लग गई तो चले गए, वरना वो अपनी विधानसभा के अलावा भी बाहर नहीं जाते थे।
अगर इसी तरह के मंत्री इन्होंने बनाए तो ये निश्चित रूप से जीरो साबित होगा। और अगर इन्होंने ढंग के अपना जो है मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दी, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है, नई टीम में किन किन लोगों को शामिल करते हैं, कौन कौन चेयरमैन बनते हैं, क्योंकि इस सरकार के कई नाराजगियां हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो इसलिए नाराज हैं कि उनको चेयरमैन नहीं मिली। बहुत से लोग ऐसे नाराज हैं जिनको बोर्डों में कई मेंबर, कहीं चेयरमैन, कहीं वाइस चेयरमैन एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा मनोहर लाल जी ने नहीं किया। दूसरी एक सबसे बड़ी बात क्या थी, काम हो या ना हो डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि आप आए हुए आदमी को इज्जत दो। मनोहर लाल जी के कई ऐसे बयान चर्चित थे सार्वजनिक रूप से जिसमें वो कभी भी कुछ भी कह देते थे। जैसे हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव में आए एक महिला ने कोई रोजगार की बात की तो उसको चंद्रयान पर भेजने की बात उन्होंने कर दी। एक किसी गुराना गांव में या और भी कई गांव में जहां भी कोई प्रश्न पूछता तो मुख्यमंत्री जी कहते कि मेरी सिक्योरिटी वाले अलर्ट हो गए हैं। तो उनके जो लोगों से ना मिलना, लोग सीएम हाउस में हरियाणा के बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी नहीं जा पाए होंगे पिछले 9 सालों में। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे, लोगों से उनकी कोई बात नहीं हो रही थी, तो उनको ग्राउंड जीरो का पता कैसे चलेगा, इसलिए सारा सिस्टम फेल था। वरना आप एक चीज देखिए, बीच में टोक रहा हूं आपको, ईमानदारी के बड़े डोल थे कि ईमानदार मुख्यमंत्री है, ईमानदार मुख्यमंत्री है, लेकिन इस तरीके से आप मान लो कि चुनाव में जाएंगे तो लोग सवाल तो पूछेंगे कि 9.5 साल में आपने किया क्या, जो ईमानदार मुख्यमंत्री थे उसको हटा क्यों दिया, सवाल तो बनेंगे ना। देखो मैं अगर खुद बोलूंगा तो ये बात जो है थोड़ी ठीक नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर ईमानदारी का इतना ही ढोल उन्होंने पीटा, इस सरकार में पहली बार वो काम हुए हैं जो जिंदगी भर हरियाणा प्रदेश में नहीं हुए भ्रष्टाचार के मामले में। बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी बॉडियां थी जो जिनको जो है सारा एग्जाम कंट्रोल करना था, वहां तक जो है सारा सिस्टम हमने पिछले दिनों देखा। इसके अलावा बड़े बड़े नेताओं को आए दिन अखबारों में आता है कि फला आदमी ने नौकरी के नाम पर इतने रुपए ले लिए, फला आदमी ने इतने रुपए ले लिए। तो अगर भ्रष्टाचार कम हुआ है तो फिर ये नौकरियों के नाम पर पैसे कैसे लिए जा रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं। ठीक है, रोक लगाने की उन्होंने कोशिश की, हालांकि 1-2 काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सही भी किया, जैसे ग्रुप सी और डी में जो नौकरियां लगी उसमें बहुत से आम परिवारों के लोग भी लगे, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में लगे। इसके अलावा पिछले 9.5 साल में जो मनोहर लाल जी का कार्यकाल रहा, कोई ऐसी उपलब्धि मेरी नजर में तो उनकी है नहीं जिसके बिहाफ पर हरियाणा प्रदेश की जनता उनको वोट देती। क्योंकि जिस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है वो जो पोर्टल पर कहीं राशन कार्ड कट गया, कहीं किसी की बुढ़ापा पेंशन कट गई, वो लगातार जो है परेशान। शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी आईडी से लोग परेशान। इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम तो कर दिया लेकिन उस सिस्टम को मैनेज नहीं कर पाए, जिस वजह से आम जनता सारा दिन सिर्फ पोर्टलों पर ऑनलाइन करवाने में ही लगी रही। बेरोजगारी, गुंडागर्दी, जिस तरह से आए दिन जो है हरियाणा प्रदेश में जो है बेरोजगारी और अपराध लगातार जो बढ़ता जा रहा है, उस पर कहीं कोई कंट्रोल दिखाई नहीं देता। और हर 3, 4, 5, 10 दिन में अधिकारियों की ट्रांसफर कर देना, लगातार सिर्फ वही घूम फिर करके जो है सिस्टम बना रहा। जी प्रद्युमन भाई, कुछ अविनाश भाई कहना चाहते थे बीच में आप। जी नहीं, मुझे तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये जो असंतोष है ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, और खास तौर पे जो नीचे की तरफ जाएंगे आप, गांव की तरफ या बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, तो एक बड़ी जो असंतोष है वो नौकरियों को लेके ये है कि जो बड़ी नौकरियां हैं उनमें बाहरी लोगों का की ज्यादा नियुक्तियां हैं, हरियाणा के जो लोकल लोग हैं उनको कम रोजगार मिला है। बड़ी जो फैसले लेने वाली जगह है वहां पे बाहरी लोगों को नियुक्त किया गया है। तो मेरे को लगता है कि राजनीतिक सैनी को जी चेयरमैन भी कई जो बोर्ड और जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं उनके चेयरमैन भी बाहर के लगा रखे हैं, हरियाणा से बाहर के। तो वही है, वही कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे कि प्रदेश में इस तरीके के लोग
होने के बावजूद भी भारी लोगों को वहां पर बिठाने का मतलब क्या है? अब प्रश्न तो उठते हैं जनाब कि एक निर्दलीय जो विधायक रहे उनकी क्या भूमिका होने वाली है, और उसके बाद पूछेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो सुबह तक थे और दोपहर तक होते होते वो एक सीएम बन गए, तो उनका आगे भविष्य क्या देखते हैं? उनको कौन सा पद हो सकता है कि वो वहां पर चले जाएं, और उनकी भूमिका क्या देखते हैं? देखो, एक बात तो निश्चित है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो निर्दलीय विधायक और जेजेपी के जो कुछ विधायक हैं वो तमाम सरकार के साथ रहेंगे। और आज भी हमने वो प्रमाण देख लिया, जब 5 मंत्रियों में एक निर्दलीय, जो रानिया के निर्दलीय विधायक हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, उनको कैबिनेट मंत्री की आज शपथ दिलाई गई। तो निश्चित रूप से निर्दलीय विधायक तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, उन निर्दलीय विधायकों में से क्या किसी और विधायक की भी मंत्री बनने में लॉटरी लगती है? एक तो ये बहुत बड़ी बात देखने को मिलेगी। दूसरी बड़ी बात, जेजेपी से जो लोग टूट करके आते हैं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी बात ये भी रही कि देवेंद्र सिंह बबली को भी मंत्री नहीं बनाया गया। देवेंद्र सिंह बबली लगातार जो है मुखर थे और लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संपर्क में थे, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के जो है नीतियों को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। उसके बावजूद उनको भी मंत्रिमंडल में जगह ना मिल पाना एक बड़ा प्रश्न है। अब जो आप कह रहे हैं कि मनोहर लाल जी का क्या होगा, मनोहर लाल जी का मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आज के हालात में संजय भाटिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जो अभी फिलहाल करनाल के सांसद हैं, और हो सकता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को करनाल से या रोहतक से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया जा सकता है। दूसरी बात यह है, अगर उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाता तो कहीं, क्योंकि वो संगठन के पुराने खिलाड़ी हैं, तो पार्टी में कहीं ना कहीं संगठन में उनको एडजस्टमेंट दी जा सकती है। और तीसरा जो एक विकल्प उनके पास है वो है किसी राज्य का राज्यपाल उनको बना करके और भेजा जा सके। जी तो ये अविनाश भाई से सवाल है कि ये सारा जो क्रम रहा पूरे सुबह से लेकर शाम तक, शायद कल कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है क्या? कैबिनेट की मीटिंग नहीं, कल विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया है। हाँ, विधानसभा का सत्र है जी। और उसमें कल जो है वो अपना विश्वास मत प्रस्तुत करेंगे और विश्वास जो है हासिल करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग तो आज उन्होंने अनौपचारिक रूप से बुला ली, नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनते। और कल मुझे जो लग रहा है कल मुझे जो लग रहा है कि कौन कौन विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विश्वास जो मत है उसमें समर्थन में होंगे, उसके बाद ही उनको इनाम दिया जाएगा। उसके बाद ही जो मंत्रिमंडल में खाली जो पद हैं उसकी भरपाई की जाएगी। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी के जो 10 विधायक हैं, कल की एक और खास बात बताऊं अनुज जी, कल जेजेपी कल तो रैली कर रहे हैं जेजेपी वाले, तो आपके हिसाब में मैं वही बता रहा था। कल की एक विशेष बात यह है कि कल जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उनका जन्मदिन है। और कल जेजेपी हिसार जो दुष्यंत चौटाला जहां से सांसद भी रहे हैं, वहां वो एक रैली कर रहे हैं। और जो ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और ज्यादा एक्टिव कर दिया कि अब तो इस रैली में जो है ये मूछ का सवाल हो गया है, ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाएं। और आज की एक और खास बात बताऊं हिसार की, जो बहुत से दर्शकों को नहीं पता होगा, आज जो जेजेपी कोटे के मंत्री थे अनूप धानक, वो इसी रैली के निमंत्रण के सिलसिले में अपने ही हल्के उकलाना के बोबुआ गांव में गए हुए थे। और वहां उन्होंने जो है उनके साथ बड़ी इस तरह से लोगों ने ट्रीट किया उनको कि उनको वहां से कार्यक्रम अपना रद्द करके एक अपने कार्यकर्ता के घर चाय पी करके और वहां से उनको जो है नंगे पांव दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा उस मीटिंग को छोड़ करके। तो निश्चित रूप से इनके उल्टे दिन तो जो है शुरू हो चुके हैं जेजेपी के। अब देखना यह है कि कल की रैली में कितनी भीड़ आती है, उस पर सबसे बड़ी निगाहें रहेंगी। और चूंकि पहुंचता है जेजेपी का,
दूसरी बड़ी बात, जेजेपी के जो 10 विधायक, उनमें से कितने विधायक सरकार के पक्ष में खड़े होते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई विधायक पिछले कई दिनों से लगातार मुखर हैं, चाहे वो राम कुमार गौतम हो, रामनिवास सुरजाखेड़ा हो, देवेंद्र सिंह बबली हो, और इसके अलावा जो 3-4 विधायक और हैं जिन पर ऐसी लग रहा है कि वो भी सरकार के साथ जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जी जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मेरे को ये लगता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये कल जिस तरह से अनुज ने शुरुआत की थी कि नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने बहुत तारीफ की, और उसके बाद ये जी। सब अचानक हुआ। मुझे ये लगता है कि ये पृष्ठभूमि में ये सब चीजें चल रही थी, और जो नेतृत्व है उसकी नजर थी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब नरेंद्र मोदी या बड़े नेता बीजेपी की किसी की तारीफ करते हैं, तो उसके बाद उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, अच्छे दिन आने की बजाय। तो ये हुआ, और इसमें अब जो स्थिति है, अब कांग्रेस ने भी आज अपनी मीटिंग बुलाई है विधायकों की, और वो मीटिंग हुई है। तो कांग्रेस को भी अपनी एक रणनीति बदलने की जरूरत है। जिस रणनीति को लेके वो आक्रामक थे, जो नेतृत्व था खासतौर पे मनोहर लाल खट्टर, उसकी नीतियों पे और उनके कामों पे जिस तरह से वो आक्षेप लगा के आगे बढ़ रहे थे, अपना जनाधार बढ़ा रहे थे, इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें अब उनको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री नए हैं, उनके पास कहने को ये है कि अभी मैं आया हूं, अभी मुझे देखने दो, अभी मुझे करने दो। तो उसमें वो क्या अपना वो करते हैं, किस तरह से जो बीजेपी ने एक दाव खेला है, उस दाव को कैसे काउंटर करते हैं। तो एक काम तो ये कांग्रेस का भी रहेगा, और दूसरा जो जेजेपी को अकेले अभी तक वो सोच रहे थे कि मिलके चुनाव लड़ेंगे, तो जेजेपी के सामने प्रॉब्लम ये है कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़के आए थे, और उनका जो अपना वोट बैंक था वो उनसे नाराज हुआ था जिस समय पे वो बीजेपी के साथ सरकार में गए थे। तो अब वो कितना उनके साथ रहेगा, और जो नया वोट बैंक उन्होंने कितना कमाया है, तो ये भी देखने की बात है। तो ये एक चीज है, मेरे को लगता है हरियाणा में अगले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें कुछ नई चीजें और घटित होंगी। लेकिन इस बात का भी बाजार गर्म है कि ये भी सोच समझ के ही किया है कि अलग अलग चुनाव लड़े, और जो जाट वोटर्स है उनको तोड़ के और कहीं ना कहीं बिखरा हो, और जो विपक्ष है भूमिका में है कांग्रेस, उसको कमजोर किया जाए। इस तरह की खबरें भी जो है बाजार में प्रद्युमन भाई। ये जो आप बात कह रहे हो, ये भी पिछले कई दिनों से चल रही है, और हरियाणा की जनता बड़ी राजनीतिक रूप से जागरूक है। जहां तक बात है जेजेपी के वोट बैंक की, जब 2019 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, और जिन लोगों को उन्होंने विधानसभा की टिकटें दी, जिनमें जो बड़े बड़े चेहरे थे, बेशक वो कुछ चुनाव हार गए, लेकिन उनमें से बहुत से आज के दिन जेजेपी को छोड़ चुके हैं। नांगल चौधरी से आप शुरू हो जाइए और हरियाणा के आखिरी छोर तक आप चले जाइए, जितने 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 के कैंडिडेट थे, उनमें से ज्यादातर आज के दिन दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। बहुत से नेता और कार्यकर्ता भी अलविदा कह चुके हैं। तो ये कहना कि जेजेपी का आज हरियाणा प्रदेश में कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है वोट बैंक है, वो मैं नहीं मानता आज के दिन। हालांकि कई बार होता क्या है, पिछली बार भी सूत कैसे आई दुष्यंत चौटाला के, कि बड़ी पार्टियों की टिकटें जब किसी नेता को नहीं मिल पाती या उनकी कट जाती है, तो वो छोटी पार्टी की तरफ रुख कर लेता है। और उसी का परिणाम ये रहा कि चाहे वो देवेंद्र सिंह बबली हो, रामकरण काड़ा हो, रामनिवास सुरजाखेड़ा, मास्टर ईश्वर सिंह, राम कुमार गौतम और आपका जोगीराम सिहाग, ये तमाम नेता उसी कैटेगरी के हैं कि इनकी अपनी अपनी पार्टियों में टिकट नहीं मिल पाई, तो ये इस पार्टी में चले आए। तो अब भी दुष्यंत चौटाला को सिर्फ एक यही उम्मीद रहेगी, क्योंकि बीजेपी के पास 90 टिकटें देने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो चुका है, तो संभवतः विधानसभा चुनाव में भी वो अलायंस रहेगा, तो लिहाजा वहां भी 90 ही टिकटें बटेंगी। इसके बाद इनेलो पूरे हरियाणा प्रदेश में उस पोजीशन में नहीं है कि वो 90 के 90 हलकों में कहीं मजबूत ताकत में हो। ठीक है, 20 सीटें ऐसी हैं जहां इनेलो ठीक ठाक हालात में है,
लेकिन तब जो बाकी लोग बचेंगे वो कहीं ना कहीं जेजेपी की तरफ या कोई और जो छोटे दल है उनकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। बाकी आज के दिन दुष्यंत चौटाला कितना लोगों के वोट तोड़ पाते मुझे नहीं लगता। इसका एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको डॉक्टर साहब। जब ये उम्मीदें थी कि आदमपुर जब उपचुनाव था तो उसमें ये लग रहा था कि जो दो छोटी पार्टियां हैं राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले, आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, उन दोनों पार्टियों ने जाट कैंडिडेट्स को टिकट दी और उस समय एक ऐसी बात चल पड़ी थी कि इन दोनों पार्टियों ने भव्य बिश्नोई को या बीजेपी को जिताने के लिए जाट चेहरे मैदान में उतार दिए। लेकिन उनका हश्र ये हुआ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कैंडिडेट को 5,000 के आसपास वोट मिले, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 3,000 के आसपास वोट मिले और वो कहीं जमानत बचाने की स्थिति में भी नहीं थे। हरियाणा की जनता पूरी भली भांति समझती है, ठीक है 2-4 हजार वोट खराब कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वरना आमने सामने का मुकाबला होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये लोकसभा चुनाव भी और अगला विधानसभा चुनाव भी आमने सामने की टक्कर रहेगी। जो बीजेपी को हराएगा उसको ही वोट पड़ेंगे और एक बीजेपी को के कैंडिडेट को और दूसरा जो उसको हराएगा, वो निर्दलीय हो, वो कांग्रेस का हो, जेजेपी का हो, इनेलो का हो, बीएसपी का हो, आम आदमी पार्टी किसी का भी हो, तीसरे प्रत्याशी का कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। जो घटनाक्रम हुआ है उस जो कांग्रेस के नजरिए से देखें तो उनको इसका फायदा होगा नुकसान होगा सारा? देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह का बैकवर्ड का गेम भारतीय जनता पार्टी ने खेला है और बीजेपी के साथ जो बैकवर्ड वोट था वो पहले से भी जुड़ा हुआ था, आज के दिन कम से कम ना कांग्रेस को इसका नुकसान दिखाई दे रहा है ना इसका कोई फायदा दिखाई दे रहा है। अगले जो 3-4-5 दिन होंगे जिसमें कैबिनेट किस तरह की बनाई जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किन किन को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उसके बाद ही जो है तमाम आकलन इसका किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात, कल जब विधानसभा का सत्र होगा विशेष सत्र, तो उसमें कौन कौन निर्दलीय, कौन कौन विधायक, जो सबसे बड़ी बात एक बलराज कुंडू की, एक अभय सिंह चौटाला की, वो उपस्थित रहते हैं या अनुपस्थित रहते हैं। उपस्थित रहते हैं तो वो सरकार के साथ रहते हैं या सरकार के खिलाफ रहते हैं, उस पर भी निगाहें रहेंगी। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को इसका कितना फायदा हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है। जी अविनाश जी आप भी बताइए। जी मैं तो सिर्फ आपकी बात में ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो स्थिति को अगर देखें, हम विधानसभा वाइज भी देखें तो जेजेपी 5 लोकसभा सीटों जो सीट है उन्हीं में अपनी कोई विधानसभा सीट जीत पाई है, जिसमें से हिसार में 4 सीटें उन्होंने जीती हैं, सोनीपत में 1 सीट जीती है, कुरुक्षेत्र में 2 सीटें जीती हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ में 1 सीट जीती है और सिरसा में 2 सीट जीती है। तो इस लिहाज से एक तो 5 लोकसभा सीट तो बिल्कुल ऐसी बच गई जहां पे जेजेपी की विधानसभा में भी कोई पैठ नहीं बन पाई, कोई उम्मीदवार उनका जीत नहीं पाया। और बाकी सोनीपत और भिवानी महेंद्रगढ़ में भी एक सीट जीत पाई है और उसमें से 5 विधायक, 10 में से 5 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल 50% हो जाता है। तो जेजेपी का जनाधार कोई 2-3 लोकसभा सीटों पर ही बनता है, इससे ज्यादा पे नहीं बनता है। अब तो बुधवार को का दिन भी पूरा विशेष रहेगा क्योंकि विशेष सत्र भी है और वहां पर कौन कौन पहुंचते हैं और हिसार में कौन पहुंचते हैं जेजेपी की उस रैली में, तो ये भी देखना होगा। उससे आगे रास्ता निकलेगा राजनीति का, कहाँ क्या कुछ होगा, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज का तो यही था कि क्यों यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर का ऐसा विकल्प के तौर पर यहाँ पर जो नायब सैनी है उनको चुना गया, क्यों मंत्रिमंडल को यहाँ पर बिल्कुल नए सिरे से बनाने की बात की गई, गठबंधन क्यों टूटा और इसके जो मनोहर लाल खट्टर है उनका आगे का कदम क्या हो सकता है, वो चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी स्टेट के वो राज्यपाल बनेंगे। तो तमाम बिंदुओं पर हमने बात की। प्रद्युम्न भाई और अविनाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी हम जुड़ेंगे इस मुद्दे के ऊपर कि विशेष सत्र में क्या कुछ हुआ और जो हिसार के आप में के हिसार में जो रैली है उस पर भी हम निगाह बनाए रहे। धन्यवाद जी। धन्यवाद।